हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा का जो एग्ज़ाम है अपना जुडिशरी का, वो बहुत नज़दीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने मैराथन क्लास निकाली है हिंदू मैरिज एक्ट की। तो एक एक्ट एक वीडियो के अंदर, तो हिंदू लॉ आपका 4 वीडियो के अंदर मैं आपके सारे जो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, जैसे कि मतलब 4 एक्ट आपके मेनली आ रहे हैं, तो चारों को मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा एक एक करके। तो आज की वीडियो के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट को कंप्लीट करा जाएगा। अब एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग आपका एक जैसे है एक कॉन्सेप्ट, एक आपका हिंदू लॉ के रिगार्डिंग आपका एक कॉन्सेप्ट है। तो हिंदू लॉ के अगर रिगार्डिंग बात करें, तो जैसे अगर बैकग्राउंड में जाएं तो इसके जो सोर्सेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते होते हैं, तो सोर्सेज आपका क्या होता है, जैसे एक एंशिएंट पार्ट के अंदर है और दूसरा आपके मॉडर्न के पार्ट के अंदर है। तो जो एंशिएंट के अंदर है वहाँ पे 4 आपके सोर्सेज हैं। ओल्ड सोर्सेज की बात करें तो एक आपका श्रुति, जिसका मतलब होता है आपका सुनना, टू हियर। दूसरा है आपका स्मृति, जिसको रिमेंबर करा जा सके, जो कि आपके प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर आपके आ जाते हैं। रिकलेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड्स बोल सकते हो, या फिर उसको धर्मशास्त्र भी बोला जाता है, जिसके मेन कंपोनेंट थे मनु, यज्ञवल्क्य एंड नारद। ठीक है जी। उसके बाद अपना आ जाता है यहाँ पे मेन जो थर्ड है वो आपके कमेंट्री, डाइजेस्ट वगैरह, और फोर्थ वन इज आपका एक कस्टम होता है, वो आपको सबको पता है। ठीक है जी। उसके बाद अपना आ जाता है जी सेकंड मतलब कि सेकंड या फिर अपना जो मॉडर्न सोर्सेज बोलते हैं, उनके अंदर जुडिशियल डिसीजन हो गए, लेजिस्लेशन और जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं। अब कस्टम के रिगार्डिंग सबको पता है कि 3 तरीके की आपकी हो सकती है, जहाँ पे लोकल, क्लास और फैमिली के रिगार्डिंग होती है, जो कि एंशिएंट होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, और जो भी आपके अदर जो दे रखे हैं पॉइंट्स आपके, उनको भी यहाँ पे नॉट अपोज टू द एक्सप्रेस पॉलिसी होनी चाहिए, लॉ के जो प्रोविजंस हैं उनके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, मोरालिटी के अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी कस्टम के रिगार्डिंग एग्जिस्ट करती होनी चाहिए। इनके अंदर आपका जो ओनस होता है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो बेस होता है आपका उस पर्सन के ऊपर जो एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग आपका एजर्ट करता हो। जो पर्सन बोले कि ये एग्जिस्ट कर रही है, उसी के ऊपर आपका बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपका फटाफट आ जाता है अपने एक्ट पे। टोटल सेक्शन इसके अंदर केवल आपके देखा जाए तो सिर्फ 30 सेक्शन का कलेक्शन है, छोटा सा एक्ट है। सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि हिंदू लॉ के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आपका पर्सनल लॉ रहेगा हिंदू मैरिज एक्ट आपका, ना कि लेक्स लॉसी की रिगार्डिंग बात करता है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है 25 ऑफ 1955 का है। उसके बाद आपकी एक्ट नंबर देख लिया हमने। उसके बाद एसेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे तो 18 ऑफ मई 1955 की इसकी एसेंट है। अब इसके अंदर आपके एक्सप्रेसली गिवन नहीं है, लेकिन देखा जाए तो टोटल 6 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपका एसटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। दूसरा आपका सेक्शन 29, उस सेक्शन के अंदर आपके कुछ सेविंग क्लोज दे रखे हैं। सेविंग क्लोज के अंदर बात करी गई कि कुछ कस्टमरी लॉज हैं जो कि प्रीवेल ओवर कर जाएंगे इसके एक्सप्रेसली जो प्रोविजन है एक्ट के, उनके ऊपर। ठीक है जी। उनके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना कि कौन हिंदू होगा, क्योंकि यहाँ पे बता रखा आपका कोल्ड हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग बात करें तो हिंदू कौन होगा, वो भी आपका क्वेश्चन बनेगा। उसमें से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हिंदू के रिगार्डिंग अगर बात करें अपन कि हिंदू कौन पर्सन होगा, तो हिंदू कहाँ से ओरिजिन हो रखा है। मेन वर्ड हिंदू आपका सिंधु वर्ड से निकल के आया है, जो कि सिंधु जो आपकी रिवर है उसके आर पार जो भी लोग रहते थे पुराने टाइम पे, तो वो उस टाइम की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे आर पार जो भी लोग रहते थे जो कि मुस्लिम फेथ को नहीं मानते थे और अदर जो भी पर्सन हुआ करते थे, उन सबको वहाँ पे बोला गया था। उनको बोलते थे कि आपका हिंदू, क्योंकि सिंधु से एक वर्ड अपना हिंदू निकाल दिया था उन्हें। तो वो सारे पर्सन जो कि जनरली ऑल द पर्सन हु प्रोफेस द हिंदू रिलीजन, तो वो आपके सारे माने जाएंगे। तो इनके आसपास रहने वाले बंदे जो थे वो मुस्लिम वगैरह हो गए, अपने क्रिश्चियनिटी है इनको नहीं मानते थे, तो उनको बोला गया था। अब हिंदू के रिगार्डिंग अगर देखें तो हिंदू पर्सन जनरली होगा कौन, जो कि या तो बाय बर्थ हो सकता है। बाय बर्थ के अंदर आपकी 2 चीज़ें आएंगी कि बर्थ हुआ उस टाइम पे उसके जो दोनों पेरेंट्स हैं वो दोनों हिंदू थे, तो ऑब्वियसली वो लड़का या फिर बच्चा जो भी होगा हिंदू हो जाएगा। उनमें से एक हिंदू है और एक आपका अदर में है, तो जो बच्चा जिसके पास रहेगा, मतलब कि एक हिंदू है यहाँ पे और एक मुस्लिम है, तो बच्चा अगर हिंदू के पास रहा है तो वो हिंदू माना जाएगा, और मुस्लिम के पास रहा है तो वो मुस्लिम माना जाएगा, हिंदू वहाँ पे नहीं रहेगा। फिर उस केस में अगर बात करें जैसे कि संजय दत्त की बात करेंगे तो उसके फादर जो है उनका नाम संजय दत्त के फादर का नाम सुनील दत्त हो गए। मदर है जो नरगिस है, तो इस तरीके से मदर जो है वो आपकी मुस्लिम हो गई हैं। तो उस केस में अगर वो ब्रोटअप एज ए हिंदू हुए हैं फादर के पास रह के, तो वो माने जाएंगे कि आपके हिंदू हैं। अगर बात करें सलमान खान साहब की, तो वो ब्रोटअप एज ए मुस्लिम हो रखे हैं। 2 उनके फादर जो हैं वो यहाँ पे क्या है, सलीम खान उनके फादर का नाम, और मदर का नाम आपकी सुशीला चार्क नाम था सलमान खान के, मदर का नाम है सॉरी। तो उनका यहाँ पे ब्रोटअप जो है वो एज ए मुस्लिम हो रखा है, तो उनको मुस्लिम बोला जाता है। जैसा कि अपना एक संजय गांधी केस के अंदर भी है कि जो फादर है वो आपके पारसी थे और इंदिरा गांधी है अपने, तो वो हिंदू थे, तो उनको भी हिंदू माना गया था क्योंकि वो हिंदू की तरह रहे हैं।
उसके बाद आ जाता है कि किन किन के ऊपर ये एक्ट आपका एप्लीकेबल है जो नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सेक्शन इस 2 के अंदर सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि लेजिटिमेसी के रिगार्डिंग हो गया, ब्रोटअप वगैरह का देखना है तो वो सारे पॉइंट इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। एक बार बेरट की रीडिंग ले लेना, क्योंकि टाइम बहुत कम है और उस हिसाब से अगर जितने भी मेजर पॉइंट बनते हैं आपके क्वेश्चन उनको मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि बाय बर्थ के रिगार्डिंग कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं, जिनसे एक जो बच्चा है वो आपका हिंदू बोला जा सकता है एक पर्सन को, तो बाय रिलीजन हो सकता है जो कि आपके या तो बाय बोर्न होगा जहाँ पे उसके दोनों पेरेंट्स या फिर एक जो है वो आपका हिंदू में हो उस केस के अंदर, और दूसरा बोलता है कि जहाँ पे कन्वर्जन या फिर रिकन्वर्जन करके वो वापस हिंदू में आ गया तो भी यहाँ पे इसको हिंदू ही माना जाएगा। ये आपकी सिचुएशन आ जाती है जिनके अंदर एक पर्सन को हिंदू माना जाता है। उसके बाद आपका अगर हिंदू लोग के रिगार्डिंग कुछ बात करें, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं कुछ पर्सन्स हैं जिनको भी एक्सप्रेसली हिंदू ही बोला जाता है, तो वो आपके कौन कौन से पर्सन ऐसे हो गए, टू ए पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन और इट्स फॉर्म डेवलप्ड और इंक्लूडिंग ए वर्सवे और लिंगायत और फॉलोअर द ब्रह्मो और प्रार्थना समाज और आर्य समाज, इन सब पर्सन को भी हिंदू बोला गया है। या फिर आपके बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं वो भी पर्सन आपके हिंदू होंगे, या फिर ऐसे कोई भी पर्सन जो कि इंडिया के अंदर डोमिसाइल्ड पर्सन है वो पर्सन भी आपके बोले जाएंगे, या फिर एनी अदर पर्सन जो कि नॉट गवर्न बाय द एनी अदर लॉ है, हु इज़ नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जूस और हु इज़ नॉट गवर्न बाय एनी अदर लॉ, तो वो पर्सन आपके हिंदू माने जाएंगे, बाय इम्प्लीकेशन की तरह आ जाते हैं। तो ये सारे पर्सन रहेंगे। उनके बाद अपना केसेस हैं कुछ, उनको एक बार देख लेना, जैसे कि बाय डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि एक पर्सन अपना डिक्लेरेशन करता है कि हाँ मैं यहाँ पे हिंदू बनना चाह रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग आपके मोहनदास वर्सेस देवासेन बोर्ड के नाम से केस है। एक आपका केस है हैविंग इंटेंशन टू बिकम हिंदू, हिंदू बनने के लिए किसी पर्सन की इंटेंशन का होना जरूरी है, तो उसके रिगार्डिंग एक केस आपका पेरूमल वर्सेस पुन्नु स्वामी का केस है, उसको एक बार देख लेना। पेरूमल वर्सेस पुन्नु स्वामी का केस है 1971 का, जहाँ पे उसकी जो मदर है वो आपकी क्रिश्चियन वोमेन थी और जो पेरूमल था वो यहाँ पे हस्बैंड था। तो वो अब जो पेरूमल नाम बताया वो हस्बैंड है और पुन्नु स्वामी उसका सन है, जो कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बोलता है कि मैं अगर हिंदू हूँ, मेरी मदर ने मेरे को ब्रॉट अप एज ए हिंदू करवा रखा है और हिंदू पर्सन से शादी हो रखी है, तो क्यों मेरे को हिंदू नहीं माना जाएगा, हिंदू मानेंगे और उसको प्रॉपर्टी दी जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अपना आ जाता है यहाँ पे मैरिज का कॉन्सेप्ट। तो मैरिज के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग अगर बात करें तो पहले आपको चीज़ें देखनी पड़ती है कि कोई भी पर्सन ऐसा जो कि फुल ब्लड के अंदर फॉल ना करे, हाफ ब्लड के अंदर आपका फॉल ना करे, या फिर रूट्राइन ब्लड है उनके अंदर भी फॉल नहीं करता होता ना चाहिए, तो वो पर्सन आपके, तो जैसे सेक्शन 3 के अंदर आपका फर्स्ट है वो आपका एक कस्टम के रिगार्डिंग बात करता है, वो हमने देख लिया। दूसरा बी क्लोज है, वो एक बार आप नजर मार लेना, BCD ऐसा कुछ बना सकते हो, तो बी के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं तो उनको एक बार देख लेना। सी आ जाता है फुल ब्लड की, जहाँ पे बात करी जाएगी तो जहाँ पे आपका एक हस्बैंड है और एक ही वाइफ है, इनका मिलके कोई भी सन होंगे, सन 1 एंड सन 2, तो ये आपके होंगे जी, फुल ब्लड के रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा आ जाता है जो यहाँ पे अगर हाफ ब्लड की बात करी जाएगी तो हाफ के अंदर हस्बैंड एक रहता है, उनकी वाइफ और वाइफ 1 है, इनका एक एक सन होगा, तो वो उनका जो रिलेशन देखा जाएगा, जो इनके बच्चे होंगे, एक वाइफ से आया और एक दूसरी वाइफ से आया, तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो आपका हाफ ब्लड में माना जाएगा। उसका थर्ड वन आ जाता है आपका वाइफ के रिगार्डिंग कि एक वाइफ है, उसकी यहाँ पे 2 हस्बैंड है, हस्बैंड 1 एंड 2, अब एक से एक बच्चा हुआ, एक से दूसरा हो सकता है, तो इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो आपका यूट्राइन ब्लड के अंदर आ जाएगा, तो ये आपके माने जाते हैं 3, जो कि सी और डी के अंदर दे रखे हैं। तो जो फुल ब्लड है उसके अंदर कुछ नहीं होता, जहाँ पे हाफ ब्लड की चीज़ मैंने बताई थी, जहाँ पे क्या था कि 2 वाइफ है किसी एक हस्बैंड की, तो उस केस के अंदर उसको पॉलीगैमी बोला जाएगा, और जहाँ पे आपकी एक वाइफ के 2 हस्बैंड हो उसको आप पोलेंड्री बोलते हो। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अपना आ जाता है जी स्पिंडा रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। स्पिंडा मतलब यहाँ पे पिंडा का मतलब होता है कोई बॉडी के रिगार्डिंग, ठीक है जी, मतलब कि बॉडी पार्टिकल्स जिनके मिलते जुलते होते हैं वो पर्सन, या फिर स्पिंडा की बात करें तो कॉमन पेरेंटीज की बात करते हैं वहाँ पे, तो कॉमन पेरेंटीज के केस में कोई भी पर्सन आपस में शादी नहीं कर सकता। उनकी अगर स्पिंडा के अंदर अगर बात करें कि कितनी डिग्री ऑफ जो पर्सन होंगे उनकी जनरेशन का कितने डिग्री तक का प्रोहिबिटेड रहता है कि उनके अंदर आपके आपस में ये रिलेशन आपके क्रिएट करते हैं और वो पर्सन आपके स्पिंडा रिलेशन में फॉल करते हैं। तो अगर बात करी जाए यहाँ पे ओल्ड लॉज की, ओल्ड लॉज में जैसे कि मतलब जो अपना एक तरीके से देखा जाए तो ओल्ड लॉ मतलब कि एंशिएंट लॉज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी स्मृति से रिलेटेड चीज़ें थी। तो स्मृति के अंदर आपकी बताई गई है कि वहाँ पे फादर की लाइन में 7th और मदर की लाइन में आपकी 5th जनरेशन, जबकि सेक्शन जो आपका F है उसके अंदर आपका बात करता है फादर की लाइन में 5 तक और आपकी मदर की लाइन में 3 तक की। तो इनको एक बार देख लेना। 3rd जनरेशन मतलब इंक्लूडिंग फर्स्ट को करना है। अगर अपने को अपने से ही डायरेक्ट की ऊपर तक जाना है तो अपने को देखना पड़ेगा खुद को फर्स्ट जनरेशन, अपनी मदर और उनकी मदर तक। फादर की साइड देखेंगे तो खुद हो गए हैं, फिर फादर हो गए हैं, फादर के फादर, उनके फादर और उनके फादर। तो ये यहाँ पे 5 और ये आपकी 3 के रिगार्डिंग बात करता है।
उनके बाद आप क्या आ जाते हैं जी, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो प्रोहिबिटेड के अंदर मतलब कि जिनके ऊपर रोक लगा रखी हो, तो वो जो कि आपके लीनियन एसेंडेंट है, मतलब ऊपर की तरफ जो सबसे नज़दीकी होंगे वो आपस में आपके सारे क्या रहेंगे, आपके रिगार्डिंग, जैसे आपके फादर तो वो आपके लीनियन एसेंडेंट में आ गए। दूसरा यहाँ पे बोलता है वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियन एसेंडेंट, जो आपसे ऊपर वाले हैं उनके हस्बैंड और वाइफ या फिर जो डिसेंडेंट हैं ऑफ द अदर उनके, तो यहाँ पे उनको बोला जाएगा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तीसरा बोलते हैं वन इज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, मतलब कि भाभी जिसको बोलते हो वो पर्सन यहाँ पे आ जाएगी भाभी। यहाँ पे आपकी बात करेंगे फादर और मदर के ब्रदर, मतलब कि फादर के भाई करें तो चाचा, उनकी वाइफ, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन इनके साथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वाइफ ऑफ ब्रदर और ऑफ द फादर्स और मदर्स ब्रदर, तो मतलब कि मदर के भाई मतलब अपने मामा, उनकी वाइफ मामी, फादर के भाई मतलब कि चाचा या ताऊ, उनकी वाइफ वो, या फिर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर मतलब कि अपने दादा और दादी, उनके भाई, उनकी वाइफ, तो यही भी यहाँ पे इनके अंदर आ जाएगी। फिर बोलता है टू आर द ब्रदर एंड सिस्टर, दो आपके भाई बहन होने चाहिए, दोनों, उनकी शादी नहीं हो सकती। अंकल नहीं, मतलब कि अपनी देखा जाए तो उनको बोलते हो आप यहाँ पे जैसे चाचा और भतीजे हो गए, या फिर अपना बुआ और यहाँ पे भतीजे के अंदर आ जाता है, या फिर चिल्ड्रन ऑफ द ब्रदर एंड द सिस्टर, जहाँ पे आपके ब्रदर और सिस्टर के जो बच्चे होते हैं मतलब कि भतीजे वगैरह हो गए, या फिर अपने जो भांजा भांजी जिनको बोलते हो वो बच्चे आपके आ जाएंगे, या फिर दो सगी बहनें एक साथ, या फिर दो भाई एक साथ, उनकी शादी आपस में नहीं हो पाएगी, तो ये आपके डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आएंगे। उनके अंदर आपके हाफ, फुल एंड यूट्राइन तीनों को ही यहाँ पे क्या है कि इंक्लूड किया गया है, ऐसा आप इसके अंदर पढ़ सकते हो। इलिजिटिमेट हो उस चीज़ का कोई फर्क है जो नहीं पड़ता। उसके बाद फोर्थ आपका ओवरराइडिंग इफेक्ट के रिगार्डिंग आपका बात करता है कि ओवरराइड करेगा जब भी कोई कस्टम होगी, वो आपकी यहाँ पे देखा जाए तो इसके अंदर लिखा है कि एनी रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूसेज एज द पार्ट ऑफ the law is foresaid immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to the annual matter with the provision in this made। जो मतलब कि जो पुरानी कस्टम थी उनके रिगार्डिंग अगर लॉ में बनाए गए प्रोविजंस है तो उनको वहाँ पे हटा दिया जाएगा, अब ये ओवरराइड इफेक्ट कर जाएगा, ये एक्ट आपका लग जाएगा। उसके बाद जहाँ पे सेक्शन 5 की बात कर लेते हैं, तो 5 के अंदर अपनी मोस्ट रिक्वायर्ड आपकी चीज़ें देख रखी है कि क्या क्या वो कंडीशन होगी जिनके अंदर एक हिंदू जो होगा वो पर्सन आपकी शादी कर सकता है दूसरे हिंदू से, वैलिड मैरिज जिसको बोला जाएगा वो। तो फर्स्ट इसके अंदर आपका बता रहा है कि मैरिज में बी सोलेमनाइज, सोलेमनाइज का मतलब आपका होता है सेलिब्रेशन करना, सेलिब्रेट कर लेना, ठीक है जी। इसके अंदर आपका आ जाता है नाइदर पार्टी हैज़ द स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मतलब कि बाइगमी नहीं करेगा कोई भी पर्सन, अगर बाइगमी करेगा तो 494 एंड 495 के रिगार्डिंग आपकी पनिशमेंट दे रखी है, और प्लस उसके साथ आप सेक्शन निकाल के पढ़ सकते हो इसके अंदर आपका, जहाँ पे पनिशमेंट की बात है जो कर रखी है, जो आपके सेक्शन 17 है, 17 के अंदर इसकी पनिशमेंट की रिगार्डिंग बात कर रखी है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि इस क्लोज के कॉन्ट्रावेंस में अगर शादी करेगा तो 494 एंड 5 आईपीसी के अंदर आपकी मानी जाएगी, 495 और 494 के अंदर 7 साल की और यहाँ पे 10 साल की सज़ा दे रखी है, क्योंकि ये आपका कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग बात करता है। अर्लियर मैरिज के रिगार्डिंग जब भी कंसीलमेंट होगी फिर शादी करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका बाइगमी कमिट हो जाएगी। लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पे फिर भी दी हुई हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि शादी करता है फर्स्ट वाली जो कि आपकी वैलिड थी ही नहीं, उसके बाद दूसरी शादी करता है जो कि वैलिड है, तो उस केस के अंदर उसको ऊपर बाइगमी के चार्जेस हैं जो नहीं लगते हैं, इस तरीके से आप प्रोविजन देखते हो वहाँ पे। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोई ऐसी मतलब कि शादी हो रही है दूसरे वाली जो सेकंड मैरिज करी है वो अपने आप में क्या है कि वॉइड मैरिज है, तो भी यहाँ पे शादी का कंसेप्ट नहीं लगेगा, जब तक शादी वैलिडली परफॉर्म नहीं होती दोनों की दोनों, तब तक आपका बाइगमी का केस फाइल नहीं होगा। अगर कर लिया तो वहाँ पे क्या होगा, फिर वॉइड मैरिज मानी जाएगी सेकेंड वन, ऐसा लिखा है सेक्शन 11 के अंदर, उसको भी एक बार निकाल के देख लेना। सेक्शन 11 आपको बोलता है कि एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड शैल बी नल एंड वॉइड एंड मे बी ऑन ए petition presented by either the party thereto against the other party be so declared by the decree of nullity if it is in contravention of any of the conditions specified in clause number 1, clause number आपका 4 and clause number 5। ये तीन आपके दे रखे हैं, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट। फर्स्ट वन हमने देखा यहाँ पे कौन सा दे रखा है जी, फर्स्ट वन आपका यहाँ पे है कि कोई भी ऐसी पार्टी जिसने शादी करी उस टाइम पे उसका अगर लिविंग स्पाउस है मतलब बाइगमी कमिट करेगा तो वो शादी यहाँ पे वॉइड डिक्लेयर करी जाएगी, वो आपकी शादी कुछ भी नहीं होगी। उसके बाद आपका सेकंड आ जाता है कंसेंट, आपके एट द टाइम ऑफ द मैरिज नाइदर पार्टी इनकेपेबल ऑफ गिविंग द वैलिड कंसेंट इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंड माइंड है तो उस केस के अंदर उसकी जो शादी होगी वो आपकी वॉइडेबल नेचर की होगी,
क्योंकि बाद में पता चलता है कि ये पर्सन तो आपका अनसाउंड माइंड का है, बिफोर द मैरिज है, तो उस केस के अंदर आपको सेक्शन 12 के अंदर फॉल कराया जाएगा और वो शादी आपकी वॉइडेबल नेचर की होगी। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्लोज पे चले जाते हैं, जो कि आपका बात करता है यहाँ पे, ये रहा, दो द कैपेबल ऑफ गिविंग द वैलिड कंसेंट सफरिंग फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर। यहाँ पे ये पर्सन जो आपका क्या है कि अपनी तरफ से ये देखा जाए तो यहाँ पे वैलिड कंसेंट तो दे सकता है, लेकिन वो ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र करता है जो कि उस पर्सन को अनफिट बना देता है शादी के लिए या फिर बच्चे पैदा करने के लिए आपके। तो प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन के लिए इनकेपेबिलिटी हो या फिर शादी करने के लिए वो आपका इनकेपेबल है, तो उस केस के अंदर उसकी शादी यहाँ पे वैलिडली परफॉर्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपका आ जाता है हैज़ बीन सब्जेक्ट टू द रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी। इंसैनिटी के उसको अगर अटैक आते होंगे तो उस केस के अंदर भी उसकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। थर्ड वन आ जाता है कि 18 और 21 साल की उम्र होनी चाहिए। 18 साल आपको पता है कि गर्ल्स के केस में और बॉयज़ के केस में 21 की एज हो जानी चाहिए, लेकिन अगर इनकी शादी करवा दी जाती है तो वो आपकी परफेक्टली वैलिड मैरिज होगी, परफेक्टली वैलिड मैरिज मानी जाएगी। फैक्टम वैलिड नाम की वहाँ पे एक डॉक्ट्रिन है, उसको आप देख लेना, फैक्टम वैलिड। जिसके अंदर आपका बोला जाता है कि एक जो भी मतलब एस्टेब्लिश कोई भी बात होगी, जो भी मतलब कि एक बार आपने कोई चीज़ कर दी है तो उसको 100 टेक्स्ट से भी चेंज कराया नहीं जा सकता। इट डिक्लेयर्स, ये डिक्लेयर करती है इफेक्ट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय 100 टेक्स्ट ऑफ लॉ। ये जो आपकी है पूरा इसका नाम है कोड फेरी नॉन डेब्यूट, फैक्टम वैलिड कोड QUAD फेरी FIERI नॉन डेब्यूट। उसको बोला जाता है कि यहाँ पे कि जिस भी एक बार अगर कोई चीज़ आपकी जो नहीं करी जानी चाहिए लेकिन अगर कर दी गई तो वो आपकी फिर वैलिड ही मानी जाएगी। और इस डॉक्ट्राइन को आपका सबसे पहले जो आपका ओरिजिनेशन हुआ है वो आपका दया भागे स्कूल में हुआ था। नेक्स्ट में आपका आ जाता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पे फॉल करता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर, तो उनकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी जब तक उनको कस्टम अलाउड ना कर दे। तो कस्टम अगर अलाउड कर देती है, जैसे करेवा मैरिज कुछ होती है एक पंजाब अपने कस्टमरी लॉ के अंदर आएगा, जहाँ पे अगर एक किसी की डेथ हो जाती है तो उसके भाई के साथ उसकी शादी करवा दी जाती है, तो उसके रिगार्डिंग आपका आ जाता है। फिर लास्ट वन आपका आ जाता है स्पिंडर रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई भी आएगा तो उसको भी वहाँ पे शादी को वॉइड माना जाएगा, क्योंकि दो हमने पहले देखी थी सेक्शन 11 के अंदर कि किसी भी शादी ऐसी जो कि परफॉर्म हुई है सेक्शन 5 की क्लॉज 1 के कॉन्ट्रावेंशन में 4th और 5th के अंदर, तो दोनों के केसेस के अंदर आपकी वॉइड मैरिज मानी जाएगी जब तक यहाँ पे इन दोनों के अंदर आपकी कस्टम अलाउड नहीं कर देती तब तक आपकी। ठीक है जी। छठा जो सेक्शन आपका है वो आपका रिपील्ड किया हुआ है। 6 नंबर सेक्शन आपका बात करता था पहले यहाँ पे गार्जियनशिप के रिगार्डिंग, और गार्जियनशिप अब खत्म कर रखी जिसको आपने नहीं पढ़ना है। सिर्फ इसका ईयर याद रखना, 1978 के अंदर इसको लेके आए थे। जो आपकी इसकी ओमिशन हुई है, मतलब कब इसको डिलीट किया गया, वो आपका 1978 है। 7 आपका बात करता है सेरेमनीज़ के रिगार्डिंग आपकी बात करता है। सेरेमनीज़ के अंदर आपकी कस्टमरी कुछ राइट्स एंड सेरेमनीज़ होंगी जिनको फॉलो करना पड़ता है। दो पार्टीज़ की अलग अलग अगर सेरेमनीज़ है तो उनमें से एक को फॉलो कर लिया जाए तो भी आपकी बहुत मानी जाती है। उसके बाद लास्ट में आपका यहाँ पे बोल रहा है सतपदी, मतलब कि 7 आपके स्टेप्स है बाय द ब्राइडग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली बिफोर द सेक्रेड फायर, मतलब कि फेरे लेने को यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया। यहाँ पे बोला गया है 7 आपके जो वचन होते हैं उनको बोला गया है। भोरीलाल वर्सेस कौशल्या का केस यहाँ पे लिख लेना है एक आप, BHAURILAL, भोरीलाल वर्सेस कौशल्या का केस है राजस्थान हाईकोर्ट का, जिसके अंदर आपका बोलता है कि 7 आपके प्रोमिस यहाँ पे बोले गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपकी लास्ट लाइन के अंदर है कि वो मैरिज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और बाइंडिंग होगी जब आपका 7वां स्टेप है जो वो टेकन कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका 8th क्लॉज जो सेक्शन नंबर है इसके अंदर आपका बात करता है यहाँ पे मेनली इसके अंदर सिर्फ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बता रखा है। रजिस्ट्रेशन आपकी मैंडेटरी नहीं होती है जनरली, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर प्रूफ ऑफ मैरिज के रिगार्डिंग आप उसको रजिस्टर करवाना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोलता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ पे अपने लिए रूल्स बना सकती हैं। अगर रूल बना देगी और उसके बाद भी आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो वहाँ पे आपके 25 रुपीज़ का यहाँ पे आपको फाइन लगाया जाएगा, ये है। उसके बाद एक केस है लैंडमार्क, इसके ऊपर देखें तो वो आपका सीमा वर्सेस अश्वनी का केस है, वर्सेस अश्वनी कुमार। जिसके अंदर आपका बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है सारे स्टेट्स और यूटीज़ को, सबकी शादी जो है आपकी वो प्रॉपर प्रूफ ऑफ मैरिज के रिगार्डिंग आपको सारी की सारी सबकी जितनी भी शादियाँ हो रही सबको रजिस्टर करना चाहिए। उसके बाद आपका सेक्शन 9 आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। 9 आपका बात करता है आरसीआर की। आरसीआर के अंदर आपको सबको पता है कि जैसे कोई भी एक पर्सन है यहाँ पे ए और बी जिनकी शादी हो रखी है, इनमें से ए पर्सन ने बिना किसी रीज़न के इसकी सोसाइटी को छोड़ के अपने घर चले गए,
या फिर ये हस्बैंड भी हो सकता है जो कि उसको डेजर्शन करता हो, बार बार उसके साथ कोई भी मतलब कि मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको वो डेजर्ट करता हो एक तरीके से, तो वो जो ये है ये यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकता है या फिर लगा सकती है कि ये मेरे को छोड़ रखा है इसने बिना किसी रीज़न के। अब जो रीज़न होगा वो वैलिड रीज़न है कि नहीं है छोड़ने के लिए, उसका जो बर्डन रहेगा वो ए के ऊपर रहता है, और इसकी जो एप्लीकेशन लगेगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगाई जाएगी। जब भी कोर्ट आपका अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ मेरे पास इतने सफिशिएंट रीजंस हैं कि यहाँ पे इसको आरसीआर की डिग्री आपको ग्रांट करनी चाहिए, तो आपको ग्रांट कर दी जाएगी। ये आपके मेन इसके अंदर प्रोविजन बता रखे हैं सेक्शन 9 के अंदर। उसके बाद आपकी कंसेंट डिग्री के रिगार्डिंग है, एक सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का एक केस है जिसके अंदर आपका बोलता है कि ये जो सेक्शन है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा 1984 सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसके अंदर बोलता है सेक्शन जो आपके आर्टिकल 14 है, 19 है एंड 21 का ये आपका वोलेटिव नहीं है। ठीक है जी, ये मेन आपका सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसके ऊपर। उसके बाद कुछ और भी केसेस दे रखे हैं जिनको एक बार आप बेरक में से रीड आउट कर लोगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। उसके बाद आपका सेक्शन 10 आ जाता है। 10 आपका बात करता है जुडिशियल सेपरेशन के रिगार्डिंग। सेपरेशन के अंदर जैसे अलग अलग हो जाना है लीगली तरीके से, और एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आपको ठीक रहना है, उसके बाद मतलब कि एक टाइम पीरियड दिया जाता है, मौका दिया जाता है आपको रिकंसिलेशन ऑफ मैरिज के रिगार्डिंग, तो उसको एक बार देख लेना। जस्ट सुपरफिशियल आपको रीडिंग लेनी है कि जुडिशियल सेपरेशन यहाँ पे किस सेक्शन के अंदर दे रखा है, वो आपका राइट इन रैम रहता है। जनरल बस यही बात आपकी मेन इतना ही है, इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है आपकी, एक बार रीडिंग ले लेना। 11 हमने पढ़ लिया। 12 आपका बात करता है वोइडेबल मैरिज की। वोइडेबल मैरिज के रिगार्डिंग अगर बात करें तो एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी वोइडेबल मे बी अनल्ड बाय, मतलब कि दो तरीके की होती है, या तो आपकी एनल करी जाएंगी या फिर अनएनल्ड है, एक आपकी अनएनल्ड और एक आपकी एनल्ड। एनल्ड मतलब जिसको खत्म कर दिया जा चुका, और ये आपकी है अभी तक वोइडेबल, वो आपकी वैलिड मैरिज होती है। जनरली आपकी वोइडेबल मैरिज आपकी वैलिड होती है, लेकिन उसको वोइड डिक्लेयर करवाया जाता है बाद में किसी ग्राउंड के ऊपर। अब ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे बता रखा है फर्स्ट के अंदर आपका बोलता है नॉट कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट की इनएबिलिटी ऑफ द हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के रिगार्डिंग आपकी अगर इनएबिलिटी है तो उस केस के अंदर उसको क्या करेंगे, एक डाइवोर्स का ग्राउंड भी बन जाता है अपने आप में देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे उसकी शादी जो है वो यहाँ पे वो डिक्लेयर करी जाएगी। सेकंड बोलता है मैरिज जो हुई है वो सेक्शन 5 के क्लोज 2 के कॉन्ट्रावेंशन के अंदर हो रखी है, इसका मतलब यहाँ पे साउंड माइंड की बातें यहाँ पे करी गई है। एक पॉइंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो बांझपन जिसको बोलते हो ना, वो आपकी इम्पोर्टेंसी नहीं होती है, इसको एक बार आप देख लेना। बांझपन जो है उसको बारनेस बोलते हो, BARRENNESS, तो उसको यहाँ पे इम्पोर्टेंसी नहीं बोली जाएगी। इसके रिगार्डिंग आपका एक क्वेश्चन आता है कोड हंक और हैंक के रिगार्डिंग। एक आपका कोड हंक और एक आपका हैंक। हैंक जो है वो आपका मैन के रिगार्डिंग उसकी इम्पोर्टेंसी होती है, और हंक होती है वो फीमेल की इम्पोर्टेंसी होती है, तो इसको एक बार देख लेना। उसके बाद अपने ग्राउंड्स इसके अंदर आपके दे रखे हैं कि कहाँ आपके अगर उसके गार्जियंस की अगर आपको कंसेंट चाहिए और वो आपकी बाय फ्रॉड या फिर फोर्स के थ्रू ले रखी है, तो उस केस के अंदर भी यहाँ पे वो 1 साल के अंदर शॉर्ट फाइल है जो कर सकते हैं। उसके बाद आपके कुछ ग्राउंड दे रखे हैं इसके अंदर कि कब कब वो नहीं मतलब कि केस फाइल कर पाएगी, तो उसके रिगार्डिंग आपका बोलता है कि जब आपका फ्रॉड जो था वो खत्म हो चुका, सीज हो गया, उसके बाद भी रेगुलरली उसके साथ रह रहे हैं और जो मैरिटल ऑब्लिगेशन उनको परफॉर्म करा जा रहा है। फुल कंसेंट यहाँ पे बाद में उसने ऑब्टेन कर ली है और उसके साथ अदर पार्टी के साथ वो रह भी रहा है, तो उस केस के अंदर होगा। उसके बाद आपका बोलता है कि इग्नोरेंट हो शादी के टाइम पे। अब जैसा डी पॉइंट ऊपर बता रहा है, डी पॉइंट के अंदर आपकी मेनली चीज़ें दे रखी थी इसके अंदर देखेंगे तो रिस्पोंडेंट वॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय, ये यहाँ पे आपको बता रहा है चीज़ सम अदर पर्सन देन द पेटिशनर, पेटिशनर के अलावा किसी अदर पर्सन से, मतलब कि वुमेन की ही बात हो रही है, तो वुमेन है प्रेग्नेंट बाय एनी अदर मैन है जो कि यहाँ पे शादी से पहले किसी और से प्रेग्नेंट हो गई है, बाद में पता चल रहा है, तो उस केस के अंदर उसकी शादी को यहाँ पे वोट डिक्लेयर करवाया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन उसको फॉलो करनी पड़ती है कि उसको शादी के टाइम पे उसकी प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं थी, अगर उसको पता था तो शादी आपकी वैलिड मानी जाएगी। उसके अंदर एक आपका ग्राउंड आता है कि प्री मैरिज या फिर जो आपकी एक तरीके से अनचेस्टिटी है, मतलब कि प्री मैरिटल जो भी उसके रिलेशनशिप थे, तो वो अपने आप में यहाँ पे ग्राउंड नहीं बनते हैं। अगर वो सीज कर चुके हैं शादी के बाद तो अपने आप में ये ग्राउंड नहीं बनेगा वोटेबल करने के लिए। उसके बाद एक बार बेरेट को रीड आउट कर लेना, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। सेक्शन 13 पे आ जाइए। 13 आपका सेक्शन आपका बात करता है एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड। इसके अंदर आपके कुछ ग्राउंड्स दे रखे हैं, टोटली मैं आपको एक सुपरफिशियली रीडिंग दे देता हूँ कि जहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन जो कि
वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब कि जो आपकी विद अदर पर्सन है, मतलब अदर देन द जो स्पाउस है उनके अलावा, एक तरीके से देखा जाए तो एडल्ट्री कोज करना इज द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। सेकंड बोलता है जहाँ पे आपकी क्रुएल्टी करी जाती हो वो ग्राउंड। तीसरा आपका बोलता है कि कंटिन्यूसली 2 साल तक उसको डेजर्ट किया जा रहा है, मतलब कि उसको डेजर्शन किया गया, छोड़ रखा है। विलफुली भी हो सकता है वे आपके, और एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो उसको छोड़ देना, मतलब कि अपनी मैरिटल जो ऑब्लिगेशन उनको परफॉर्म नहीं करना भी इटसेल्फ एक ग्राउंड बन जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपका बात करता है कि सीज टू भी हिंदू हो रखा है, जो अपोस्टेट पर्सन होगा उसको भी बोला जाएगा कि यहाँ पे ग्राउंड बन जाएगा कि यहाँ पे उसकी शादी को तोड़ दिया जाए। फिर आपका बोलता है कि इनक्योरेबल नेचर की कोई भी अनसाउंड माइंड है उसको यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो वो आपके मेंटल डिसऑर्डर से यहाँ पे क्या हो रहा है, सफ़र करता है, तो उस केस के अंदर उसको बोला जाएगा। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब यहाँ पे बता रखा है कि कोई भी पर्सन ऐसा जो कि इलनेस है उसको, और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ आपकी साइकोपैथिक डिसऑर्डर की तरीके से बता रखा हो। और एक पीटी का पॉइंट आता है यहाँ पे साइकोपैथिक डिसऑर्डर के बाद अपना कि एक सीजोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो जाती है, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेना, इसको आप देख लेना एक बार, ये सीजोफ्रेनिया यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ क्लॉज था वो आपका हटा दिया गया था 2019 के एक्ट नंबर 6 के द्वारा, तो इसको एक बार आप सुपरफिशियली देख लेना कि यहाँ पे ये फोर्थ क्लॉज था। उस फिफ्थ में आ जाता है कि सफरिंग फ्रॉम द वनरियल कोई भी डिजीज है जो कि कम्युनिकेबल नेचर की है, इसके रिगार्डिंग पक्का क्वेश्चन आता है बहुत बार, क्यों कम्युनिकेबल लिखा मिलता है, तो उसको एक बार देख लेना। फिर बोलता है रिनाउंस द वर्ल्ड कर देता हो एंट्रिंग ऑन एनी रिलीजियस ऑर्डर के थ्रू, तो उस केस के अंदर हो सकता है। या फिर 7 साल तक उस पर्सन के बारे में पता ही नहीं है उन पर्सन को जो कि उसके बारे में पता कर सकते थे, जो कि सेक्शन नंबर 108 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आपका आता है, तो उसको एक बार साथ में पढ़ लेना। फिर आपकी यहाँ पे आ जाती है एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर डिजर्शन का मीनिंग बता रखा है, एक बार उसको भी पढ़ लेना है, अपने रीड आउट करना है। सिर्फ 1 का ए क्लोज है। हाँ, उससे पहले मैं एक बार यहाँ पे आपको फर्स्ट जो क्रुएल्टी वाले ग्राउंड है इनके अंदर आपकी क्या तरीके से एक बता सकते हो, इसके अंदर आप अपनी गिल्ट थ्योरी को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। गिल्ट या फिर फॉल्ट थ्योरी यहाँ पे बोली जाती है कि एक पार्टी यहाँ पे क्या रहती है, फॉल्ट करती है, तो वो थ्योरी का नाम बता रखा है। तो फर्स्ट थ्योरी ऑफ जो आपकी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वो आपकी गिल्ट थ्योरी है। दूसरी यहाँ पे मैं थ्योरी आपको बता देता हूँ जो 1A के अंदर फॉल करेगी, ब्रेक डाउन थ्योरी जिसको बोला जाता है। अब ब्रेक डाउन थ्योरी क्या होती है, ब्रेक डाउन थ्योरी आपकी होती है कि जहाँ पे अगर किसी पर्सन को जुडिशियल सेपरेशन के बाद 1 साल के बाद वहाँ पे एक डिग्री पास हो गई थी कि अब आपको कंबाइंड टुगेदर रहना है या फिर आपको मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना है, एक वो थी। दूसरी यहाँ पे हो सकता है कि RCR की डिग्री उसने ऑब्टेन कर ली थी, उसके बाद भी जो दूसरी पार्टी है वो रिस्टोर बैक टू द होम नहीं हो रही है, तो उस केस के अंदर उसकी शादी को 1 साल के बाद तोड़ दिया जाएगा, वो आपकी रहती है ब्रेक डाउन थ्योरी के अंदर। ठीक है जी, ऐसा ही इसके अंदर लिखा हुआ है। बोलता है that there has been no resumption of cohabitation as between the party to the marriage for a period 1 year or upward after the passing of the judicial separation। ये डिग्री आपके आने के बाद भी यहाँ पे क्या है कि 1 साल तक उनके बीच में किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होता है, तो उसके रिगार्डिंग। और दूसरा बोलता है नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर अपवर्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ अ डिग्री फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट। जो मैंने आपको पहले बताए थे पॉइंट, यही सारे इसके अंदर आपके आ जाते हैं जी। उसके बाद आपका सेकंड क्लोज है जो कि स्पेशल ग्राउंड देता है सिर्फ और सिर्फ वाइफ को यहाँ पे ग्राउंड दे रखे हैं कि आप किस सिचुएशन के अंदर, अगर उसका जो हस्बैंड है वो इस एक्ट के आने से पहले या फिर बाद में कभी भी शादी हो रखी है उससे, लेकिन वो क्या है किसी और से शादी उसने करी थी, एनी अदर वाइफ और हस्बैंड मैरिड बिफोर सच कमेंसमेंट वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज। इसके अंदर आपका बता रहा है कि सेकंड मैरिज यहाँ पे अगर परफॉर्म करेगा वो, तो स्पेशली एक वाइफ को यहाँ पे ग्राउंड दे रखे हैं, जो दूसरा मतलब कि एक तरीके से ये आ जाती है कि फर्स्ट वाली वाइफ थी उसके पास भी एक तरीके से ग्राउंड चले जाएंगे जब उसने दूसरी शादी कर ली एक्ट के आने के बाद भी, तो एक तरीके से ये भी चीज़ आ सकती है। या फिर उसने बाइगमी कोज करी है, मतलब सिंपल अगर लैंग्वेज में देखोगे बाइगमी के केस में यहाँ पे ग्राउंड दिया जाएगा एक वाइफ को। दूसरे के अंदर प्रोवाइडेड दैट आइदर द केस अदर वाइफ इज अलाइव एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन लगाने के टाइम पे यहाँ पे ये कंडीशन होनी चाहिए कि उस दूसरी वाइफ जो थी वो यहाँ पे क्या है, जिंदा होनी चाहिए, तो उस केस के अंदर आपका केस फाइल किया जा सकता है। दूसरे के अंदर आपकी बता रहे हैं कि हस्बैंड शादी हुई है तब से वो गिल्टी है रेप का, सोडोमी और बेस्टिलिटी के रिगार्डिंग। तो बेस्टिलिटी आपकी होती है एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द एनिमल के रिगार्डिंग बात करता है। सोडोमी है वो आपका एनल इंटरकोर्स के रिगार्डिंग बात करता है, रेप आपको पता है। तो ये अगर वहाँ पे कन्विक्शन होगी अगर, तो उसी केस के अंदर बोला जाएगा कि वहाँ पे वो ग्राउंड बनेगा डाइवोर्स का, अदरवाइज वहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं बनेगा। ठीक है जी। फिर आपका मेंटेनेंस के रिगार्डिंग बता रखा है हिंदू मैरिज के अंदर, कोहेबिटेशन बिटवीन द पार्टीज हैज नॉट रिज्यूम्ड फॉर 1 ईयर और अपवर्ड। ये आपका एक बार देख लेना सुपरफिशियली। लास्ट ग्राउंड आपका है जो कि इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आता है, ये आपका यहाँ पे बोलता है रेपुडिएशन का राइट है।
राइट टू रिपुडिएट, मतलब कि अगर कोई ऐसी लड़की जिसकी एज जो है वो 15 से कम थी, उस टाइम पे शादी हुई है, तो वो 15 कंप्लीट करने के बाद और 18 की एज तक कभी भी अपनी शादी को ख़त्म कर सकती है, बेशक शादी कंज्यूम हो रखी हो, बेशक शादी कंज्यूम नहीं हुई, इस बात का कोई मैटर नहीं करता है। जबकि अगर मुस्लिम्स में बात करेंगे तो वहाँ पे अगर आपका कंज्यूमेशन नहीं हो रखी है तभी आप उसको शादी को रिप्यूडिएट कर सकते हो, अदरवाइज उसको रिप्यूडिएट नहीं करा जाएगा। 13 का ए है जहाँ पे आपने डाइवोर्स के रिगार्डिंग कोई पिटीशन लगाई थी, लेकिन आपको क्या मिलेगा, उसके बदले में कुछ ऑल्टरनेट आपको रिलीफ दे दी जाती है। वो भी एक बार पढ़ लेना है आपने, ऊपर से एक बार देखना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 का बी आपका बात करता है यहाँ पे कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के रिगार्डिंग बात करता है कि कोई भी ऐसे पर्सन हैं जो कि ए और बी अपनी अपनी मर्जी से वहाँ पे कोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, वो कोर्ट में अप्लाई कर देंगे कि हमारे बीच में इस तरीके की हार्डशिप आ रही है कि हम लोग साथ में रह नहीं सकते, हमारी शादी को तोड़ दिया जाए। वहाँ पे ऐसा कोई चीज़ ही नहीं मिल रही जिससे कि हम लोग साथ में रह सकें, तो उसके इसके अंदर आपकी बोली जाती है। और ये आपका रहता है यहाँ पे कंसेंट थ्योरी, इसको बोला जाता है, जो कि थर्ड थ्योरी है। फर्स्ट थ्योरी आपको मैंने बताई थी फोल्ड थ्योरी, दूसरी बताई थी ब्रेक डाउन के रिगार्डिंग, और थर्ड वन आपकी कंसेंट थ्योरी की बात करता है। तो इनकी एक बार आपने देखनी है कि कौन कौन से ईयर में ये आई थी। जैसे 13 का बी है तो ये आपका 1976 में आ रखा है, तो इसको एक बार याद रखोगे। जैसा कि मतलब अपना जो आया था वहाँ पे 1 का ए में, जो कि रिट्राइवेबल जो आपकी ब्रेक डाउन थ्योरी थी, तो वो आपकी 1964 की है, उसको एक बार देख लेना, जो कि क्वेश्चन में आता है। उसके बाद 13B के अंदर आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ती है कि उनके बीच में मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है, और दूसरी बात वो क्या है कि 1 साल से वो अलग भी रह रहे हैं, तो उस केस के अंदर उनकी शादी को तोड़ दिया जाए, तो उसके बाद कोर्ट जो है वो यहाँ पे खत्म कर देगा। लेकिन बीच में जैसे पहले कूलिंग पीरियड देते थे 6 मंथ का, वो अब हटा भी दिया गया है, क्योंकि उसकी कमेंट के अंदर एक बार उसको पढ़ भी सकते हो। देवेंद्र सिंह नरूला वर्सेस मीनाक्षी नगिया का केस है, एक बार देख लेना आप। उसके बाद अगला भी कमेंट दे रखा है कि पीरियड ऑफ 6 मंथ नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे डायरेक्टरी माना जाएगा, ये इन्वोक करी जा सकती है, वहाँ पे आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको इन्वोक करा जा सकता है। उसके बाद आपका सेक्शन 14 है। 14 आपका बात करता है कि शादी के विद इन 1 ईयर आप किसी भी तरीके से शादी को तोड़ने की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हो, लेकिन वहाँ पे 2 कंडीशन अगर पूरी हो रही हैं, एक आपकी एक्सेप्शनल हार्डशिप की बात करते हैं, और दूसरा यहाँ पे एक्सेप्शनल डिप्राइविटी। अगर ये 2 चीज़ें आपने प्रूव कर दी तो वहाँ पे कंडीशन आ जाती है ना, जैसे कि मतलब कोर्ट में जाते ही वो भी एक दूसरे के ऊपर चप्पल फेंकना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन है जहाँ पे वो एक दूसरे को देख के ही खुश नहीं है, तो उन केसेस में उनकी शादी को तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 15 है। 15 में बोलता है कि शादी दोबारा कब कर सकते हैं वो पर्सन, तो इसके अंदर आपके 3 ग्राउंड दे रखे हैं। फर्स्ट आपका बोलता है कि अगर यहाँ पे डिसॉल्व होने के बाद अपील का कोई प्रोविजन दिया ही नहीं है, अपील अलाउड ही नहीं करी गई, तो उस केस के अंदर हो सकता है, या फिर अपील अलाउड करी थी लेकिन आपने लगाई नहीं है। और तीसरा बोलते हैं कि आपने अपील अलाउड भी करी थी और अपील लगाई भी थी, लेकिन वो क्या हुई, डिसमिस कर दी गई, तो एक तरीके से यहाँ पे शादी को डिसोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और उनकी शादी को तोड़ दिया जाएगा। तोड़ेंगे तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में वो दोबारा से शादी किसी और से भी करी जा सकती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है 16 के अंदर आपके लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन के रिगार्डिंग बात करता है कि उनकी शादी बेशक से वो आपकी वॉइड हो, बेशक से वॉइडेबल हो। वॉइडेबल के रिगार्डिंग जाओगे तो सेकंड वाले में चले जाओगे, वॉइड है तो फर्स्ट में, मतलब सेक्शन 11 ये है और सेक्शन 12 ये है। तो इनके अंदर आपकी शादी के अंदर जो भी इश्यूज होंगे उनका यहाँ पे क्या रहेगा कि वो लेजिटिमेट बच्चे ही माने जाएंगे। और 16 के आगे लिख सकते हो रूल ऑफ फिक्शन ऑफ लॉ की रिगार्डिंग बात करते हैं। रूल ऑफ फिक्शन है ये आपका, एक बार देख लेना। 17 मैंने आपको बता दिया। 18 के अंदर कुछ पनिशमेंट दे रखी है। पनिशमेंट के अंदर अगर देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अगर बच्चों की शादी कराओगे, चाइल्ड मैरिज की अगर बात करें तो 2 साल प्लस आपकी क्या रहेगी, 1 लाख यहाँ पे, और रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दी जाएगी। और इनकेस अगर बात करते हैं 4th और 5th की, मतलब कि सिंपली जो अपने रिलेशन में आ रहे थे, जैसे कि स्पिंडा या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए पनिशमेंट कितनी है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट रहती है 1 मंथ की, और 1000 रुपीज़ तक उसके ऊपर चार्ज करे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपके सेक्शन 18 तक कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो बहुत लंबी जा रही है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ 18(1) में, बाकी सेक्शन आपको दूसरी वीडियो के अंदर अभी प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो वीडियो को साथ साथ दूसरी वीडियो देख लेना, मैं दोनों ही एक साथ अपलोड कर दूंगा।